साल 2023 की बात है। मुंबई में रहने वाले अनंत मिश्रा, जो एक इतिहासकार और लेखक है, उनको अचानक उनके वकील का फ़ोन आता है और वो वकील कहते हैं कि उनका पुश्तैनी वाड़ा चंद्रविलास, जो महाराष्ट्र के एक गांव में स्थित है, वो अब उनके नाम हो चुका है। उस वाड़े में लगभग 70-80 साल से कोई नहीं गया होगा और अब गांव वाले भी कहने लगे हैं कि वो वाड़ा श्रापित है। अनंत को इस वाड़े के बारे में पहले से ही कुछ अजीब लगता है, जैसे वाड़े का नाम सुनते ही उसे बेचैनी होने लगती है। लेकिन उसकी 16 साल की बेटी प्रिया, जिसने कभी भी चंद्रविलास देखा भी नहीं है, वो चंद्रविलास का नाम सुनते ही अचानक उत्साहित हो जाती और चंद्रविलास के बारे में ऐसी बातें करती जैसे उसका और चंद्रविलास का बहुत पुराना रिश्ता है। उसे चंद्रविलास के बारे में बहुत ज़्यादा आकर्षण है। और फिर दूसरे दिन अनंत प्रिया को लेकर गांव में जाता है, कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए। गांव में पहुंचते ही सभी गांव के लोग अनंत और प्रिया को बहुत ही अजीब नज़रों से देखते हैं। एक बुजुर्ग पंडित वामन राव उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, अनंत, उस वाड़े में मत जाना, वहाँ नरहरि पंथ का श्राप अभी भी जीवित है और तुम प्रिया को यहाँ पे क्यों लेके आए हो? अनंत कहते हैं, पंडित जी, मैं खुद एक इतिहासकार हूँ और मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। और अनंत और श्रुति सब लोगों की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए वाड़े में जाते हैं। वाड़े का दरवाज़ा एक अजीब सी आवाज़ के साथ खुलता है और अंदर उन्हें दिखता है धूल, बकरी के जाले और टूटी हुई तस्वीरें और ऐसी ठंडक जैसे वहाँ पे एसी चल रहा हो। पहली ही रात प्रिया को कुछ अजीब सा सपना आता है। उसके सपने में एक बूढ़ा आदमी सफ़ेद कलर की धोती में, आँखों में कुछ लाल लाल, और प्रिया से कह रहा हो, वापस जा, ये तेरी जगह नहीं है, वरना तेरा अंत भी मेरे अंत जैसा ही होगा। इस सपने की वजह से प्रिया बहुत डर जाती है। सुबह उठते ही वो कांपने लगती है और अनंत को सारी बात बताती है। तब अनंत कहता है, बेटा कुछ नहीं, बस इस थकान का असर है। पर अगले दिन से ही वाड़े में बहुत सी अजीब सी घटनाएं शुरू हो जाती हैं, जैसे दीवारों पर अपने आप खून की लकीरें, घर के अंदर से जलते दिए अपने आप बुझ जाते थे और एक पुराना झूला जो बिना हवा के ही झूलने लगता है। प्रिया अब हर रात नींद में चलने लगती है। एक रात अनंत उठता है और देखता है कि प्रिया हवेली के तहखाने की ओर जा रही है, बिना किसी होश के। अनंत तभी उसे उठाता है और जगाता है। दूसरे दिन ऐसे ही अनंत ऊपर वाला कमरा देखता है और उसे एक रजिस्टर मिलता है, जिससे पता चलता है कि चंद्रविलास के आखिरी मालिक का नाम नरहरि पंत था। नरहरि पंत नाम सुन के उसे उस पंडित की याद आती है, जिसने कहा था कि नरहरि पंत का श्राप अभी भी जिंदा है। अनंत को समझ में नहीं आया कि कौन सा श्राप और कौन थे नरहरि पंत, और इसका पता लगाने के लिए ही अनंत उस पंडित बाबा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि ये नरहरि पंत कौन है और उनका कौन सा श्राप अभी भी जिंदा है और कैसा श्राप। तब पंडित जी अनंत को कहते हैं, नरहरि पंत एक क्रूर तांत्रिक था और उसने अमर होने के लिए एक 16 साल की कन्या का बलि दिया था। और जब वो बात सारी गांव वालों को पता चली, तब गांव वालों ने नरहरि पंत को जिंदा दीवार में चुनवा दिया, वाड़े के वो तहखाने में। और उसके बाद से
जो भी 16 साल की लड़की वहाँ जाती है चंद्रविलास में, वो अचानक ही बिना किसी कारण में गायब हो जाती है और वो कहा जाती है ये आज तक किसी को पता नहीं चला। और अब प्रिया की उम्र भी वही है, 16 साल। और अब दिन ब दिन हवेली का माहौल और भी डरावना होते जा रहा था। प्रिया की आंखें अचानक ही लाल हो जाती और आवाज़ एकदम गहरी और भारी हो जाती। एक रात अनंत देखता है कि प्रिया दीवार पर कुछ लिख रही है। मैं लौट आया हूँ और अब मेरी बलि पूरी होगी। और अब अनंत को समझ आ जाता है कि नरहरि पंत की आत्मा ने उसकी बेटी प्रिया को पकड़ लिया है। और तभी वो तुरंत पंडित जी के पास जाता है। उन्हें वो जो घटनाएं हुई है वो सब बताता है। पंडित जी कहते हैं प्रिया तभी बची जा सकती है जब नरहरि पंत की आत्मा को शांति दी जाए। और नरहरि पंत की आत्मा को तभी शांति दी जा सकती है जब उसके अनुष्ठान को रोका जाए। और वो वही जहाँ उसे जिंदा दफनाया गया था, उसी दीवार में, जिसके लिए हमें एक पूजा करनी होगी अमावस की रात को। तब अनंत कहता है अमावस की तो कल की ही रात है। तब पंडित जी कहते हैं हाँ, कल ही है अमावस्या और हमें कल ही वो पूजा रात में पूरी करनी होगी, तभी नरहरि पंत प्रिया को छोड़ेगा। अनंत हाँ कहता है। और अब अमावस की रात आती है। चंद्रविलास की हर खिड़की एक दूसरे से जोर जोर से टकरा रही थी। और रात के ठीक 12 बजे पंडित जी, 2 स्थानीय साधु और अनंत नीचे तहखाने में उतर रहे थे। जैसे ही वो लोग तहखाने में उतरते हैं, वहाँ की हर दीवार से अजीब अजीब आवाज़ें गूंजने लगती है, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से चीख रहा हो। प्रिया अब पूरी तरीके से नरहरि पंत के कब्जे में थी। प्रिया की आंखें एकदम सफ़ेद सफ़ेद और उसकी आवाज़ बहुत गहरी और भारी हो गई थी। तभी आवाज़ आती है मेरे अनुष्ठान को पूरा कर दो, वरना ये लड़की हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। और तभी पंडित जी मंत्र शुरू करते हैं और तभी तहखाने की हर दीवार में से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है। और फिर जिसमें नरहरि पंत को जिंदा दफनाया गया था, वो दीवार अपने आप खुलने लगती है और नरहरि पंत का कंकाल अचानक बाहर आता है। और उस कंकाल में से नीली नीली रोशनी बाहर आती है और प्रिया अचानक हवा पर बैठ जाती है। अनंत चीखते हुए नरहरि पंत के कंकाल पर गंगा जल डालता है और गंगा जल डालते ही नरहरि पंत का कंकाल बहुत ज़ोर से चीखता है और चंद्रविलास के दिए अपने आप जल जाते हैं। प्रिया बेहोश होकर ज़मीन पर गिरती है। और अब चंद्रविलास नरहरि पंत की आत्मा से मुक्त हो जाता है। अगली सुबह चंद्रविलास की सारी दीवारें अपने आप जुड़ जाती है और सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है। और प्रिया और अनंत भी मुंबई के लिए लौट आते हैं।